चाहे एम्बुलेंस हो, चाहे पैथोलॉजी लैब हो, वो चाहे एक्सरे मशीन हो, क्योंकि एक तो एक्सपर्ट नहीं सरकार के पास। मान लीजिए हमने एक्सरे मशीन दी, डिजिटल एक्सरे मशीन, तो उसको चलाने वाला रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, और पैथोलॉजी दिया है तो पैथोलॉजी लैब नहीं है, और एम्बुलेंस दी है, वैन दी है, तो उसमें डीजल डलाने की व्यवस्था नहीं है, पेट्रोल डलाने की व्यवस्था नहीं है। तो ये काम जो सरकार को करना चाहिए, सरकार सोचती जरूर है लेकिन गंभीर नहीं रहती। सरकार इसके स्वास्थ्य के प्रति गंभीर नहीं है, इसलिए उसका हमने परिणाम भुगता। अगर स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता होती, फर्स्ट लहर आई थी, और अगर हम सेकंड लहर के पहले तैयारी कर लेते तो हमें सेकंड लहर इतनी भयावह नहीं होती जितनी हो गई। वो तो सरकार की लापरवाही से हुई ना, कोई जनता की लापरवाही से तो हुई नहीं, क्योंकि हम पहली को मान सकते हैं कि कोई तैयारी नहीं थी, लेकिन सेकंड लहर में तो हम तैयारी कर सकते रहे। क्यों व्यवस्थाएं नहीं हुई? क्यों तैयारी करी, बेड बढ़ाए, अस्पताल बढ़ाए, सब कुछ किया, लेकिन वो भी ना ही अस्पताल बने हैं, क्योंकि आपदा बहुत बड़ी थी। और ये अकेले भारत की बात नहीं है, दुनिया के न जाने कितने देश, देखिए पूरी दुनिया में आए, ठीक है, चपेट में आए, हम मानते हैं, जिनकी व्यवस्था। लेकिन आप ये देखिए मृत्यु दर देखिए कहाँ सबसे ज्यादा थी। मैं समझता हूँ मृत्यु दर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में रही हो। क्यों? क्योंकि व्यवस्थाओं का अभाव था, इसलिए मध्य प्रदेश में मृत्यु दर सबसे ज्यादा रही। अगर आंकड़े आप उस समय निकाल के देखते, या आपके टीवी वाले मान लो ऐसी उस स्थिति में यहाँ के शमशानों में देखते कि कितनी लाश जल रही थी, चाहे चौहानी हो, चाहे ग्वारी घाट हो, चाहे खारी, जो अस्थि विसर्जन करने लम्हेटा जब आदमी जाता रहा तो पैर रखने जगह नहीं थी। उन लोगों को ये नहीं मालूम था किसकी अस्थि है, हम अपने घरवाले के लिए जा रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा परिवार नहीं रहा होगा जिसके परिवार ने अपने खोया ना हो। ये मानता हूं कि महामारी थी, लेकिन इसको महामारी भी नहीं कह सकते, कि महामारी में वो एक बहुत ज़्यादा प्रतिशत जाता है। ये लापरवाही थी, सरकार की लापरवाही ज़्यादा थी, व्यक्ति की लापरवाही बाद में थी। मैंने तो खुद देखा है, झेला है, कि आज मैं उदाहरण बता रहा हूँ, हमारे यहाँ बरगी नगर में एक खंडहर भवन पड़ा था, हरदुली का, नर्मदा घाटी वालों ने स्वास्थ्य विभाग वालों को दे दिया था। हम विधायक बने, हमने देखा जर्जर है, खंडहर है, हमने उसको बनवा दिया। कोविड के समय हमने वहाँ ऑक्सीजन पाइपलाइन डलवा दी, व्यवस्थाएं कर दी। कोविड के समय डॉक्टर तो दे दिए, लेकिन जब कोविड चला गया तो डॉक्टर भी चले गए। हमने सरकार से पूछा कि अस्पताल में डॉक्टर लाओ, तो सरकार कहती तो ऐसा अस्पताल है ही नहीं, ये संस्था ही स्वीकृत नहीं है। हमने एक बरगी में अस्पताल बनवाया 30 बिस्तर का, आज 3 साल हो गए, भवन बन गया, लेकिन अभी तक पद स्वीकृत नहीं हुए। अब कांग्रेस के विधायक है, कांग्रेस का विधानसभा क्षेत्र है, कांग्रेस की सरकार नहीं रही, शायद सरकार की नजर भी नहीं। देखिए ठीक है, मैं विधायक हूँ वहां से 10 साल पहले, तो 20 साल तो वहां बीजेपी के विधायक थे ना, तो 20 साल तो प्रयास नहीं हुआ, सोच का अंतर रहता। चलिए मैं ठीक है कांग्रेस का विधायक हूँ, आप काम नहीं करेंगे, लेकिन लोकसभा में तो सांसद को चुना है जनता ने, मेरे 4 गुना वोटों से ज्यादा चुना है। तो क्या मतलब यहाँ की सरकार यहाँ के प्रधानमंत्री जी की उपेक्षा कर रही, क्योंकि उन्होंने मोदी जी को चुना है। अभिलाष पांडे साहब भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपसे केवल सेहत के बारे में बात नहीं करेंगे, आप यंग पॉलिटिशियन हैं, और अब तो ये ट्रेन चल पड़ी है, ये ट्रेन, आप भारतीय रेलवे बोर्ड के मेंबर भी हैं, तो आप सुविधाओं के लिहाज से महाकौशल के विकास के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए युवा पीढ़ी किस तरह से सोच रही है, क्या यहाँ पर होना चाहिए ख़ासतौर पर जबलपुर में, और जो प्रॉब्लम्स संजय यादव साहब गिना रहे हैं, इनको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, और यही वह मध्य प्रदेश है जो बीमारू मध्य प्रदेश के रूप से हम सब लोगों को मिला था। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, तब से ये बीमारू मध्य प्रदेश विकसित और आज विकसित मध्य प्रदेश बन गया। हम विकासशील मध्य प्रदेश के क्राइटेरिया से बाहर आ गए। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक नीड्स भी इस मध्य प्रदेश के अंदर पूरी नहीं होती थी। और सबसे दुखद बात यह थी कि जब मुझे ध्यान है, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ा करते थे, तब इस स्टेट में यदि जब चुनाव हुआ था, सड़क, पानी और बिजली को लेकर कांग्रेस छोड़कर गई थी। कम से कम आज़ादी के इतने वर्षों तक जो कांग्रेस को करना था वो कांग्रेस कर नहीं पाई। लेकिन ये काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया, आज देश के प्रधानमंत्री जी लगातार काम कर रहे हैं।
कुल मिलाकर मध्य प्रदेश विकास की ओर अग्रसर हुआ है। अभी रेलवे का काम मेरे पास है, इसलिए रेलवे की जिम्मेदारी के साथ आपके साथ बात करूंगा। इस देश में रेलवे का भी काम बहुत तेज़ी से बढ़ा है। हम सब लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने जब अपनी बात कही, तब ऐसे गति शक्ति एक्सप्रेस के माध्यम से वंदे भारत ट्रेन्स जो हैं, और ट्रेन्स के अंदर सबसे बड़ी जो बात थी, अब विकास तो ट्रेन्स का हो रहा था, हमारे सोसाइटी पार्क का डेवलपमेंट का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। कुल मिलाकर जबलपुर विकास की ओर अग्रसर है, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटी मोटी समस्याएं, मुझे लगता है वो भी उसमें सुधार होगा, लेकिन जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी की नज़र है और विकास के काम हो रहे हैं। ये जबलपुर रेलवे स्टेशन का भी विकास होगा आने वाले दिनों में, कुछ प्लानिंग करके रखी है आपने? बड़े गर्व की बात है और सौभाग्य का विषय है कि जबलपुर में अभी हाल ही में हमने पैसेंजर एमिनिटीज़ कमेटी के हमारे जो चेयरमैन हैं, जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय पी.के. कृष्णदास जी केरल के हैं, मैं उनको लेकर आया, और मुझे लगता है कि 30-40 साल के बाद कोई चेयरमैन जबलपुर आए होंगे। हमने मदन महल स्टेशन का निरीक्षण भी किया, मैन स्टेशन का भी किया। जबलपुर मदन महल में 1,29,00,000 रुपए लगाकर, मतलब 129 इस तरीके से कुल मिलाकर हम लोग इस काम को कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे मदन महल स्टेशन, जब आप जाएंगे तब आपको देख के लगेगा कि बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। चाहे FOB की बात की जाए, फुट ओवर ब्रिज की बात की जाए, चाहे लिफ्ट की बात की जाए, एस्केलेटर्स की बात की जाए, वेटिंग रूम्स की बात की जाए। इसी तरह से एक नया प्रयोग अभी रेलवे में चालू हुआ है। मदन महल के 3 नंबर प्लेटफॉर्म के बाहर एक बड़ा रेस्टोरेंट बना है, जिसको रेल कोच रेस्टोरेंट कहते हैं। आपने भोपाल में भी 6 नंबर के बाहर देखा होगा मेन स्टेशन के। इस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। आप मेन स्टेशन देखेंगे जबलपुर का मेन स्टेशन बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ है। कुल मिलाकर विकास की दृष्टि से रेलवे काम कर रहा है। अभी हमारा जो कचपुरा जो माल गोदाम है, वहाँ पर रैक लगाकर कैसे अर्निंग बढ़ाई जा सकती है, उस दिशा पे भी रेलवे जबलपुर का काम कर रहा है। भारतीय रेलवे पहले खूबसूरती की तरफ कदम बढ़ाता है, सौंदर्यीकरण करता है, और फिर हबीबगंज को कमलापति कर देता है। तो ये मदन महल जाबालीपुरम होगा या उसका कुछ और नाम होने वाला है? देखिए, हबीबगंज रानी कमलापति हुआ है, इसी तरह से मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हुआ है। ऐसे ही अलग अलग तरीके से नाम बदले गए हैं, लेकिन जबलपुर जो मदन महल है, मदन महल का अपना एक ऐतिहासिक महत्व भी है, और रानी दुर्गावती की ये नगरी है। जो रानी दुर्गावती एक अपने आप में समाज को दिशा देने का जिन्होंने काम किया, ऐसे मदन महल स्टेशन का जो विकास हो रहा है, अब नाम क्या होगा, किस नाम से किसको जाना जाएगा, लेकिन विकास ही हमारे उसके पीछे का उद्देश्य होगा। और मुझे लगता है कि जब विकास हो जाएगा, तो जैसा आपने रानी कमलापति को देखा था हबीबगंज के दौर पे कि बहुत ही साफ सुथरा और अच्छा स्टेशन उस समय था, मुझे लगता है कि जबलपुर में जब मदन महल का स्टेशन पूरी तरह से तैयार होगा, तो बहुत बड़ा वर्कलोड मेन स्टेशन का कम होके मदन महल से हम उसको संचालित कर पाएंगे। लखन घनघोरिया साहब भी हमारे साथ में कार्यक्रम में यहाँ पर आ चुके हैं, और मैं पूरे सम्मान के साथ में उनसे ये इल्तिजा करूँगा कि वो भी आएँ और इस चर्चा में शरीक हों। घनघोरिया साहब। और जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे संजय यादव साहब, आपकी बहुत बहुत स्वागत है लखन जी। आपका जवाब देने का मन ज़रूर कर रहा होगा। मुझे सवाल करना चाहिए या जवाब आपके पास में? हकीकत बात बोल रहा हूं। जी बोलिए। मैं निश्चित रूप से अभिलाष छोटा भाई हमारा, जिसने भी संघर्ष किया, लेकिन मैं वास्तविकता से, हम विकास किसको बोलते हैं? क्या शिक्षा का स्तर खत्म होगा तो विकास होगा? आज मध्य प्रदेश में जबलपुर में आंकड़ों सहित बात करूंगा मैं, लिखित आंकड़े हैं मेरे पास। शिक्षा की स्तर खत्म हो चुका है। जो एक जबलपुर एक जमाने में शिक्षा की नगरी कहलाता था, वो सब कांग्रेस के टाइम थे। आज वह जबलपुर की हालत शिक्षा के क्षेत्र में खराब है। ग्रामीण क्षेत्रों में 90% बच्चे ड्रॉप आउट हैं। आज भी आप आंकड़े निकाल लीजिए, कि मैंने तो अपने यहाँ के आंकड़े निकलवाए सिर्फ, क्योंकि वहाँ गरीब हैं, आदिवासी मजदूर हैं, शिक्षक नहीं हैं,
व्यवस्थाएं नहीं है, आगे दूर दूर तक उनको संभावना नहीं है कि भाई कॉलेज नहीं है तो वो सोचते कि 8वीं तक पढ़ लो, आगे कौन पढ़े। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। जब तक हमारे शहर का विकास नहीं होगा, जब तक यहाँ शिक्षित नहीं बनाया जाए लोगों, उन लोगों को अपना सोच भी बदलना पड़ेगी कि विकास का नजरिया किस दृष्टि से देखते हैं वो, या नेताओं के विकास को भी विकास मानते हैं कि जनता के विकास को विकास मानते हैं। जनता द्वारा जो, सरकारों द्वारा जो किए जाते हैं, हम जबलपुर में उदाहरण बता रहे हैं आपको। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी और जबलपुर में विगत 25 वर्षों से, बहुत सालों बाद ऐसा मौका मिला है कि हमारे 3 कांग्रेस के एमएलए शहर से थे और सरकार भी आई थी तो कैबिनेट भी हुई थी। यहाँ 16 फरवरी को कैबिनेट भी हुई थी और उसमें विकास का खाका तैयार किया गया था जबलपुर के सांसद महाकौशल का। लेकिन विगत 25 वर्षों से लगातार चाहे कांग्रेस सरकार रही हो, लेकिन यहाँ एमएलए या एमपी एक भारतीय जनता पार्टी के हुआ करते थे। और आप बता दीजिए कि जबलपुर में कोई काम पड़ा, आज भी जबलपुर नर्मदा के किनारे है लेकिन नर्मदा का पानी नहीं मिलता। हम छिप्रा में पानी पहुंचा सकते, कितनी दूर, लेकिन क्या बरगी में, पाटन में, सिहोरा में कहीं पानी मिलता है? नहीं मिलता। आप एक बात बताइए, जबलपुर शहर में एकमात्र गार्डन है भंवरताल, उसको सुधारा गया है। एक नया गार्डन बता दीजिए जबलपुर में। पानी का जो पीने की व्यवस्था है शहर में, कब बनी थी? ललपुर या तिलवारा, ये कब बने थे? आज भी हम नर्मदा में मिलने वाले गंदे नहीं रोक पाए, पानी रोक पाए जाने वाले के। 3-3, 4-4 बड़े गंदे नाले मिलते हैं। बरगी का डैम अगर बंद हो जाते हैं गेट, तो जो गर्मी में हम पानी देखते हैं वो कहाँ का देखते हैं? नालों का देखते हैं। आप बताइए कौन सी उपलब्धि है? एक उपलब्धि बता दीजिए। मैं तो अपने यहाँ कहता हूँ, कोई उनकी बात को मैं वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो देखता हूँ मैंने तो इनाम रखा है अपने क्षेत्र में कि 17 साल से राकेश सिंह जी सांसद हैं। राकेश सिंह जी के, और एलानिया बोल रहा हूँ, आप बता दीजिए कि 3 काम कोई बता दे, वो 5 चिट्ठी बता दे। मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूँ। 3 काम राकेश सिंह के बताओ, 5100 रुपए इनाम पाओ। आज तक कोई नहीं मुझे बताने वाला जी। एक व्यक्ति नहीं मिला नहीं, कि जो इतना वक्त पर लगातार रहने की वजह जनता उनको वोट दे रही है, तो वोट क्यों दे रही है फिर? वोट चाहता हूँ, हमने पहली कैबिनेट जबलपुर में की, पहली बार जबलपुर में हुई कैबिनेट, और कम से कम 3000 करोड़ के कामों का भूमि पूजन हुआ। उसमें 4 मिनी स्टेडियम जबलपुर में बनना थे, 4 मिनी स्टेडियम, स्मार्ट सिटी, एक कॉलेज बरगी में। 186 करोड़ की लागत का तहसीली चौक से लेके अब्दुल हमीद चौक तक फ्लाईओवर ब्रिज बनना था, 186 करोड़ का। 4 मिनी स्टेडियम 4 करोड़ 25 लाख की लागत के बनना थे। एक में तो बाउंड्री वॉल बन गई, उसके बाद काम रोक दिया गया। कारण था कि कांग्रेस का विधायक था। दूसरा स्टेडियम की शुरुआत ही नहीं हो पाई, टेंडर हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, भूमि पूजन हो गई। 4.5 करोड़ की लागत का सामुदायिक भवन बाई के बगीचे में हमने अपने विभाग का शुरू किया। 3 साल में इतने व्यवधान आए, चाहे जब ठेकेदार की पेमेंट रुक जाए। इतना बड़ा सामुदायिक भवन मध्य प्रदेश में नहीं बना जो बन रहा है। हमको विधानसभा में प्रश्न उठाना पड़ा, तब उस ठेकेदार की पेमेंट हो रही। DDRC 4.5 करोड़ की लागत की वहीं बन रही, उसकी बाउंड्री वॉल का काम रुका। ये सरकार की यदि अच्छी मंशा होती, पक्षपात की मंशा नहीं होती, तो अभी तक उसकी बाउंड्री वॉल बन जाती। विकास के काम की यदि आप बात करें तो स्मार्ट सिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हब दिखना चाहिए, हर चीज़ वहाँ दिखना चाहिए, ऐसी योजनाएं थी। वर्ण स्टैंडर्ड कंपनी की ज़मीन जो मध्य प्रदेश सरकार को मिली, आधी रेलवे को दे दी गई, आधी मध्य प्रदेश सरकार को, 52 एकड़ ज़मीन थी। उसमें एक स्टेडियम ऑलरेडी वहाँ के बच्चों ने फुटबॉल स्टेडियम बनाया है, मिनी स्टेडियम बनना था। बगल में
चूँकि वहाँ कभी बगैर योजना के, बगैर प्लानिंग के हाट बाजार बना दिया। अब वो हाट बाजार की स्थिति ये है कि वो जर्जर हो गया। कला दीर्घा बनाई, वो भी जर्जर पड़ी। उसको फिर से जिंदा करने के लिए हमारा एक प्रपोजल था और वो पूरा कार्य रूप में परिणत भी हो रहा था कि शहर के सारे मूर्तिकारों को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए तो कला दीर्घा भी जिंदा हो जाएगी और हाट बाजार भी जिंदा हो जाएगा। वहीं मिनी स्टेडियम हो जाएगा, वहीं फुटबॉल स्टेडियम है। वो जानबूझ के ठंडे बस्ते में डाल दी गई। ठेकेदार जो काम कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी की अपन बात करें तो रांझी से तो बात दस्तूर चली आ रही है, लेकिन घमापुर के पास, बाई के बगीचे के पास डिवाइडर बना दिया है, लेकिन रोड की चौड़ाई अभी तक नहीं की। अब हम इसको क्या समझेंगे? इच्छा शक्ति का अभाव समझेंगे कि पक्षपात समझेंगे? खूब कहते हैं कि अतिक्रमण सब जगह हट रहे हैं, मुश्किल से 100 मीटर की जगह रास्ता है, नहीं हट रहा है अभी तक। बुनियादी सुविधाओं से ये शहर वंचित है। जल प्लावन जबरदस्त होता है। 3 साल से पानी नहीं गिरा अपना। यदि आधे घंटे पानी गिरता है तो शहर डूबता है। अभिलाष जी हंस रहे हैं आपकी बात सुन के। जल प्लावन हो रहा है, फिर पानी सिविक नहीं सेंटर है, जैसे फिर गड्ढे नगर हैं, निगम के सामने फिर की सीवेज स्थिति नहीं है, फिर काम शुरू हो रहा है तो काम पूरा नहीं हो रहा है। अभिलाष जी बहुत मुश्किल हो रही है आपको जवाब देने में शायद। नहीं, मुझे जवाब देने में कोई मुश्किल नहीं है। हम सब साथ में ही मिलकर जबलपुर में काम करते हैं। जबलपुर में जो जल प्लावन की बात है या बाकी सारे विकास की बात जो लखन भैया ने कही, बड़े सीनियर और हम लोगों के बड़े स्टूडेंट, पॉलिटिक्स के समय के सीनियर हैं। आप लोग सही में बहुत अच्छा आपने काम भी किया, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन पाई क्योंकि जनता ने भी जो वादे किए थे वो वादे, झूठे वादे करके सरकार बनी थी कांग्रेस की। और पूरे प्रदेश के सामने ये उदाहरण भी था। 4000 रुपये बेरोजगारी भत्ते की भी बात कही गई थी, नौजवान ढूंढ रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, जो सारा विषय था, मुझे लगता है कि जबलपुर के अंदर जो एजुकेशन सिस्टम की जो मैंने आपसे बात कही है, निश्चित तौर पर हम लोग खुद जब जबलपुर में पढ़ने के लिए आए तब जबलपुर में ज्ञान संपदा का बड़ी संख्या में पलायन हुआ करता था। लेकिन आज जबलपुर एजुकेशन की दृष्टि से निश्चित तौर पर आगे बढ़ रहा है। मेडिकल यूनिवर्सिटी की जो बात कही अभी लखन भैया जो कह रहे थे, तो मेडिकल के पास ये ज़मीन बहुत पुराने समय से है, बहुत प्राचीन समय से है, वो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर था, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया। ऐसे ही वेटनरी की बात की जाए, वेटनरी को भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लॉ की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, हमारी आरडीबीबी यूनिवर्सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ऐसे सारे विषयों को लेकर, और जहां अभी जो जिस बात को भैया कह रहे थे कि दमोह नाके से लेके मदन महल तक आने का कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, वो इसीलिए लिमिटेशन नहीं है कि टाइम का आने वाले भविष्य में लिमिट बने, इसलिए फ्लाईओवर का वो रूट है। आने वाले समय में बहुत जल्दी फ्लाईओवर बनकर तैयार होगा और हम धड़ल्ले से और कम समय पे यहाँ पर आ पाएंगे। ऐसे ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो है उसका भी काम निरंतर जारी है। और मुझे लगता है जल प्लावन की जो स्थितियाँ पहले शहर में थी वो अब बहुत मायने में कम होंगी और अच्छा विकास जबलपुर में चल रहा है। एक जबलपुर वो है जो यहाँ से दिखता है, एक जबलपुर वो है जो दुनिया भर से दिखता है। और जो दुनिया भर से जबलपुर दिखता है ना, वो बड़ा खूबसूरत जबलपुर लगता है। जाबलीपुरम का जबलपुर, रानी अवंतीबाई का जबलपुर, वो जबलपुर जहाँ पर भगवान रजनी, जहाँ महर्षि महेश योगी, जहाँ पर शंकराचार्य, स्वरूपानंद सरस्वती के इन्होंने एक साथ पढ़ाई ओशो, आचार्य रजनीश, मैंने कहा ये 3 दुनिया भर में डंका बजाया अध्यात्म का, धर्म का। संस्कार धानी ये है, न्याय धानी ये है। तो ऐसा लगता है जबलपुर न जाने बड़ी ज़बरदस्त जगह होगी। जैसा यहाँ पर जो कभी इटली नहीं गया वो इटली जैसा सोचता है, तो जबलपुर के बारे में दुनिया भर में धारणा इस तरह की है, लेकिन शायद जबलपुर वैसा नहीं है। आप लोगों से उम्मीदें बहुत हैं, तो जबलपुर को उस तरह का जबलपुर होना चाहिए जो अगर अमेरिका से अगर कोई सुने कि अब आचार्य रजनीश का जबलपुर इस तरह का होगा, या कश्मीर या कन्याकुमारी में बैठे हुए शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती का जबलपुर किस तरह का होगा, या लंदन में बैठे हुए महर्षि महेश योगी का कोई अनुयायी ये सोचे जबलपुर किस तरह का होगा, तो जबलपुर के बारे में असीम संभावनाएं विद्यमान हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं।
जाहिर बात है जब विकास के जब काम होते हैं तो बहुत सारी दिक्कतें भी आती हैं। मैं आपसे छोटी छोटी दो पंक्तियों में एक आखिर में सबसे आपसे ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह की अपेक्षाएं उम्मीदें जबलपुर के बारे में कही जाती हैं, क्या उस दिशा में अब आगे बढ़ रहा है या और आगे सोचने की ज़रूरत है, या जबलपुर को अब समूचे महाकौशल की दृष्टिगत विकास की बात करने की ज़रूरत है? छोटी छोटी पंक्तियों में कहूँगा। और सबसे पहले सबसे अनुभवी तजुर्बेकार लखन घनघोरिया साहब, आप ज़रूर बताएं इस पर। छोटा छोटा आखिर में। जब तक सरकार की प्राथमिकता में जबलपुर नहीं रहेगा तब तक विकास असंभव है। प्राथमिकता का मासे सीधा सीधा है कि 15 महीने की यदि जबलपुर में सरकार रही कांग्रेस की तो 2 कैबिनेट मंत्री थे, आज एक भी राज्य मंत्री नहीं है। महाकौशल भी प्राथमिकता में नहीं है। तो जब तक प्राथमिकता में किसी भी सरकार की प्राथमिकता में जबलपुर नहीं रहेगा तो जबलपुर का विकास के लिए हमको वैसे ही हमेशा बाट जोड़ना पड़ेगी। स्वाभाविक रूप से एक बात सत्य है कि इच्छा शक्ति का अभाव, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ के मालवा के नेताओं से ये सीखना पड़ेगा कि जबलपुर राजनीतिक परिस्थितियां कोई भी हों, राजनीतिक हानि लाभ कुछ भी हो, लेकिन विकास के नाम पे जबलपुर में जब तक एकजुटता की अवधारणा नहीं बनेगी तब तक जबलपुर का विकास संभव नहीं है। संजय यादव साहब। देखिए, इसके लिए जैसा लखन भैया ने बताया, इच्छा शक्ति का अभाव, निश्चित रूप से मुझे जब तक जबलपुर में पर्यटन की संभावना बहुत है, लेकिन आप बताइए भेड़ाघाट में आने वाला आदमी भेड़ाघाट क्यों नहीं रुकता?